आज हम लोग देखेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको कैसे बांटा जाता है, कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कैसे वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस आधार पे किया जाता है, कौन सा बॉन्ड लगता है, कैसा फोर्स लगता है, कैसा प्रकृति होता है, कैसे कैसे बंधे होते हैं, कितने प्रकार में बांटे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्रिस्टलीय ठोस को अंतराण्विक बलों की प्रकृति और आबंधों के आधार पे, मीन्स इनको जो बांटा जाता है, जो क्लासिफाई किया जाता है, वो कैसे किया जाता है। अंतराण्विक बल मतलब इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लग रहा है, अंतराण्विक बल जो लग रहा है, अंतराण्विक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लग रहा है, उसकी प्रकृति कैसा है, कैसे वो बंधा है, कैसे बॉन्डेड है, उसी आधार पे क्या करते हैं कि हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा ठोस है, कैसे बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है। तो किस आधार पे बांटा गया है, दो आधार पे। पहला, अंतराण्विक बलों के प्रकृति के आधार पे तथा आबंधों के आधार पे। कैसे? अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पे तथा आबंधों के आधार पे, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पे, और किस आधार पे, आबंधों के मीन्स बॉन्ड के आधार पे, ये कैसे बॉन्डेड है, एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं। ये बॉल है तो एक दूसरे से चिपकाया हुआ है, वे कैसे बंधे हुए हैं। अणु जो परमाणु जो हैं वो कैसे बंधे हुए हैं क्रिस्टलीय के, वो इसी आधार पे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे कैसे बॉन्डेड होते हैं, कैसे कैसे आबंधित होते हैं। तो इस आधार पे हम लोग चार भागों में बांटते हैं। किस, कौन कौन सा? पहला आणविक, दूसरा आयनिक, तीसरा धात्विक, चौथा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। पहला आणविक, दूसरा आयनिक, तीसरा धात्विक, चौथा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। पहला मोलिकुलर सॉलिड, पहला मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटॉलिक सॉलिड, उसके अनुसार में लिख रहे हैं, चौथा कोवेलेंट, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि पहला को भी बांटा गया है तीन भाग में, मतलब आणविक ठोस को, मोलिकुलर सॉलिड को कितना भागों में बांटा गया है, तीन भाग में, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो आणविक ठोस होते हैं जिनको कि बांट के ला रहे हैं, कैसे कैसे बांटा गया है, ये कहां से आया है, क्रिस्टलीय ठोस कहां से आया है, ये कहां से आया है, आणविक ठोस कहां से आया है, कहां से ये सब आया है। पहले हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्या ठोस कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर बांटा गया है। तो हम लोग दो प्रकार के ठोस बांटे हुए थे, कौन कौन सा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, जिसमें कि हम लोग क्रिस्टलीय के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्रिस्टलीय को कितने भागों में बांटा जाता है, किस आधार पर बांटा जाता है। तो आणविक बलों के आधार के, आणविक बल के प्रकृति के आधार पर बांटा जाता है, और आबंधों के आधार पर, मतलब बॉन्डिंग कैसा है और कैसा फोर्स उसमें लग रहा है, उस आधार पे क्या करते हैं, ठोसों को वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। किस आधार पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड बॉन्डिंग के आधार पे क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है, कितने भागों में किया जाता है, इसी आधार पे हम लोग पढ़ेंगे। और जिसमें कि चार बांटा जाता है, चार प्रकार में बांटा जाता है। पहला आणविक, दूसरा आयनिक, तीसरा धात्विक, चौथा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, चौथा कौन सा, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले पढ़ने चलते हैं, आणविक ठोस के बारे में पढ़ते हैं। आणविक ठोस, आणविक ठोस क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये कैसे बंधे होते हैं, ये कैसे बंधे होते हैं, इन ये क्या विद्युत रोधी होते हैं, ये क्या कमजोर होते हैं, मजबूत होते हैं, कौन सा फोर्स लगता है, कैसे बंधे होते हैं, ये सारे बारे में पढ़ेंगे। इनके जो अवयवी कण होते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अणु होते हैं। इनके जो अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। इनके अवयवी कण क्या होते हैं, मोलिक्यूल होते हैं। ये इनका जो अवयवी कण होता है, मतलब जिनका जो जिस चीज से मिलके बने हैं, कौन सा, आणविक ठोस, कौन सा, आणविक ठोस, आणविक ठोस, अणु, मोलिक्यूलर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सॉलिड, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, आणविक, मीन्स मोलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ये कैसे बने होते हैं, मोलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। आणविक ठोस नेम से ही क्लियर है कि आणविक ठोस नेम से ही क्लियर है, मोलिकुलर सॉलिड मीन्स इसके जो अवयवी कण होते हैं, जिस चीज से मीन्स के इसका अवयवी कण बना हुआ है, वो क्या होगा, मोलिक्यूल हो गया, क्या होगा, अणु होगा, क्या होगा, अणु होगा। इनका जो गलनांक होता है वो कम होता है,
पहला चीज क्लियर है, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरा, इनका गलनांक मींस मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। यह विद्युत रोधी होते हैं। ये क्या होते हैं? सुचालक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। समझते हैं क्या होते हैं? या विद्युत रोधी होते हैं, मींस बैड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। चौथा, यह सामान्यतः क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। ये क्या होते हैं? सामान्यतः, जैसे कि सामान्यतः विद्युत रोधी होते हैं, वैसे ही सामान्यतः क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, क्योंकि कमजोर बल से बंधे होते हैं। मीन्स सुचालक नहीं है, अच्छा चालक नहीं है। वैसे ही ये क्या है? मुलायम होते हैं। क्यों मुलायम होते हैं? क्योंकि कमजोर बल से बंधे होते हैं, इसलिए मुलायम होते हैं। अच्छा, इनमें फोर्स कौन कौन सा लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आकर्षण बल कौन कौन सा लग रहा है? इसमें 3 प्रकार का हम लोग बल पढ़ते हैं। पहला एच बॉन्ड, दूसरा परिक्षेपण या लंदन बल। पहला देखिए एच बॉन्ड, दूसरा परिक्षेपण या लंदन बल, तीसरा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा कौन सा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मींस पहला डिस्पर्शन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिक्षेपण बल बोलते हैं। डिस्पर्शन फोर्स उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिक्षेपण बल। लंदन बल को लंदन बल ही हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है? तीसरा क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हो सकता है परिक्षेपण बल के बारे में जानते होंगे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? सुने नहीं है? ये क्या होता है? इसमें कैसे होता है? डिस्पर्शन फोर्स क्या होता है? एच बॉन्ड क्या होता है? इस सारे बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन सा क्या होता है, कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? क्रिस्टलीय ठोस का पहला पढ़ रहे हैं। कौन सा? आणविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का आणविक ठोस पढ़ रहे हैं, सबसे पहला वाला पढ़ रहे हैं। इसमें भी 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? नॉन पोलर, पोलर एंड एच बॉन्डेड। अब आते हैं हम लोग इसके भेद पढ़ते हैं। इसके कितना भागों में बांटा गया है इसको पढ़ते हैं, कितना टाइप के इसको बांटा गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है अध्रुवीय, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। फर्स्ट कौन सा है? किसमें? आणविक ठोस में। आणविक ठोस में पहला कौन सा है? अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। दूसरा क्या है? ध्रुवीय। पहला था, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? अध्रुवीय है। पहला क्या है? अध्रुवीय आणविक ठोस है। दूसरा क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस है। तीसरा क्या है? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। पहला क्या है? अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय। पहला अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय, तीसरा एच बॉन्डेड हाइड्रोजन आबंधित। तीसरा क्या है? हाइड्रोजन आबंधित, जिसमें कि पहला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड बोलते हैं, दूसरा को पोलर मोलिकुलर सॉलिड बोलते हैं और तीसरा को हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड बोलते हैं। पहला को नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा को पोलर मोलिकुलर सॉलिड, तीसरा को हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, जिसमें कि इसमें में हम दर्शा चुके हैं कि आणविक ठोस को 3 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा? अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय, तीसरा कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्लियर है? तीसरा कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डेड। फर्स्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। फर्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। किस किस आधार पर बांटा गया है? दूसरा है आणविक ठोस क्या होता है, आणविक ठोस में क्या होता है, कैसे कैसे बंधे होते हैं, क्या होते हैं, गलनांक क्या होता है, बैड कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, समानता कैसे होते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो आणविक ठोस होता है उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो कैसे कैसे करके बांटा गया है? जो आणविक ठोस होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो कैसे कैसे बांटा गया होगा, कैसे कैसे इनको पढ़ते होंगे कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। आगे में देखते हैं कैसा किस में फोर्स लग रहा है, बल किस में कैसा लग रहा है, कैसे बंध से बंधे हुए हैं, कैसे इनका नेचर होता है, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, इस सारी चीज में पढ़ेंगे। अब सबसे पहला पे चलते हैं अध्रुवीय पे। किस पे चलते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा पढ़ने चलते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। किसमें? आणविक ठोस में। आणविक ठोस में, आणविक ठोस में कौन सा पढ़ने चल रहे हैं? आणविक ठोस में कौन सा पढ़ रहे हैं? आणविक ठोस में अध्रुवीय पढ़ रहे हैं। पहला ए टाइप पढ़ रहे हैं अध्रुवीय, आणविक ठोस अध्रुवीय। आणविक ठोस में पहला वाला अध्रुवीय, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पहला नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इस प्रकार के ठोस में अणु जो होते हैं
परिक्षेपण या लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं। इनमें जो होते हैं अणु क्या होते हैं, परिक्षेपण बल या लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं। इनमें परमाणु अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं। अध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस में अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या लिखे यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। कौन सा, अध्रुवीय 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 क्या होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं कैसे बंधे होते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड से बंधे होते हैं, जिसको कि अध्रुवीय का क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं, और सहसंयोजक बंध को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं। क्लियर है। इनका जो गलनांक होता है क्या होता है, कम होता है, जिससे कि हम लोग पहले ही देख चुके थे कि क्या जो आणविक ठोस के जो गलनांक होते हैं क्या होते हैं, कम होते हैं। इनके जो गलनांक होते हैं कम होते हैं। इनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट शून्य होता है, मीन्स 0 होता है। डायपोल मोमेंट 0 मतलब क्या होता है, डायपोल मोमेंट 0, डायपोल मोमेंट 0 क्या होता है, क्या होता है बाबू, डायपोल मोमेंट नाम पहली बार सुन रहे हैं क्या, डायपोल मोमेंट 0 होता है। मतलब हम क्या लिख दे, डायपोल मोमेंट को डीएम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, मतलब डीएम का वैल्यू 0 हो गया। कैसे हो गया, कैसे बॉन्डेड है कि इनका जो डायपोल मोमेंट हो गया 0 हो गया। अब इसका एग्जांपल क्या क्या, इसको समझेंगे, पहले इसको पहले चलते हैं। इसका एग्जांपल में क्या क्या है, CH4 है, Cl2 है, H2 है, I2 है, CCl4 है, N2 है, O2 है, O3 है, बेंजीन है, ऑल इनर्ट गैसेस है। अब इनका डायपोल मोमेंट बात फंसा हुआ था कहाँ पे, इनका गलनांक बहुत कम होता है, ये भी पढ़ चुके थे हम लोग। इनका डायपोल मोमेंट शून्य होता है। क्या होता है, इनका डायपोल मोमेंट जो होता है शून्य होता है। मतलब नहीं समझेंगे। फॉर एग्जांपल लिए हम लोग CH4 का, किसका एग्जांपल लिए है, CH4 किसका एग्जांपल लिए, और दूसरा एग्जांपल लिए है CCl4 का। पहला एग्जांपल है CH4 का, और दूसरा कौन सा एग्जांपल है, CCl4 का। पहले देखते हैं फर्स्ट वाले पे, CH4 पे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में CH4 है, और उसी पे हम लोग देखते हैं पहला कि उसके जो डायपोल मोमेंट है उसमें तब तो दिखना चाहिए। जब डायपोल मोमेंट हम बोले हैं 0 तो उसमें दिखना चाहिए, हाँ भाई कैसे 0 है बताइए, उसमें दिखाइए हमको कहाँ से 0 हो रहा है। हम लोग CH4 का डायग्राम मान लीजिए बोल दिए बनाने को, CH4 को स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाइए, तो आप बना दिए, लीजिए बन गया, लीजिए क्या हो गया, बन गया। कार्बन सेंटर में कर दिए, चारों ओर से 4 ठो बॉन्ड जोड़ दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, हो गया CH4। अब देखिए इसमें क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए इसमें, तो अब देखिए इसमें हाइड्रोजन लगा दिए, चारों साइड में 4 लगा दिए, ऐसे ही बनता है CH4। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि CH4 ऐसे बनता है। इसमें क्या डायपोल मोमेंट 0 कैसे हो जा रहा है, तीर मारे हुए हैं, इसमें भी तीर मारे हुए हैं, कैसे 0 हो जा रहा है। अब देखो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए समझो कि जैसे इसमें देख रहे होगे कि एक इस साइड में है, एक इस साइड में, मान लो सपोज एग्जाम्पल के 2 हाथ है अपोजिट डायरेक्शन में, और 2 पैर को भी ऐसे फैला दो, 2 हाथ हो गया, 2 पैर हो गया। या फॉर एग्जाम्पल इसको मैं देखने के लिए देखो, एक ऐसे है, एक एक ऊपर हाथ किए हो, एक तो तुमको भगवान जी और हाथ दे दिए, ऐसे भी कर लिए हो, और एक ऐसे हाथ है और 2 पैर नीचे है मान लो, तो 1 पैर मान लो उसको। मीन्स इसमें देख रहोगे कि एक मान लो हाथ इधर खींच रहा है, एक तो हाथ इधर खींच रहा है, ऐसे हो गए, और दोनों पैरा मिल गए वो उधर उधर खींच रहा है। तो 4 मान लो तुम एक हो, तुम हो कार्बन, तुम क्या हो, कार्बन। अब तुम्हारे चारों चेला तुमको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तुम्हारे जो चारों चेला है तुमको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। चारों सेम फोर्स से, चारों मोटा तगड़ा है, चारों सेम बल से खींच रहा है। क्या हो गया, एक हाथ उधर खींच रहा है, एक हाथ उधर खींच रहा है, एक पैर उधर खींच रहा है, एक पैर उधर खींच रहा है। मीन्स चारों तरफ से चारों ओर खींच रहे हैं। तुम कहाँ रह गए, वहीं के वहीं रह गए, सेम बल से लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, और तुम क्या रह गए, वहीं के वहीं रह गए। तो क्या हो गया, डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। क्या हो गया, डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, डायपोल मोमेंट मीन्स डीएम का वैल्यू क्या हो गया, डीएम साहब का कोई वैल्यू नहीं रह गया, डीएम साहब का वैल्यू हो गया 0। क्लियर है, डायपोल मोमेंट क्या हो गया, मीन्स कहीं
शिफ्टिंग नहीं हुआ, कहीं शिफ्टिंग नहीं हुआ, जहां का था वहीं का रह गया, चारों ओर सेम बॉन्ड लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। दो हाथ ऐसे कोई ऊपर में खींच रहा है, दोनों पैर उधर कोई खींच रहा है, तो बराबर फोर्स लग रहा है। तो मान लो तुम्ही को कोई खींच रहा है, कि कभी कभी होता ना, बचपन में हम लोग खेलते थे तो क्या होता था कि दोनों हाथ कोई पकड़ के खींचने लगा, कहीं लेके जाता था, जब क्या होता है, होली होली आता था या कोई फेस्टिवल आता था, तो घर से बाहर ले जाने के लिए बीच रास्ते में कहीं पकड़ा गया है, उसके बाद क्या करेगा, दोनों हाथ एक खींचेगा, दोनों पैर खींचेगा, ले जाकर पानी में फेंक देगा। तो इसमें उसमें ऐसा नहीं करता था कि खींच के ताना तानी कर रहा है, तोड़ना है, उसमें क्या कर रहा था, खींच ले जाकर फेंक दे रहा था। इसमें उसमें एक तरफ सब बल लगा रहा था, इसमें क्या, चारों तरफ में सेम फोर्स लग रहा है, सेम बॉन्डिंग लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एंगल की इसमें एक चीज और तुम लोग केयर कर रहे होगे, इसमें जो एंगल है अपोजिट है, 180 डिग्री में है लगभग लगभग, जैसे ये ऊपर में है तो लगभग लगभग ये नीचे में है, एकदम एक्यूरेट 180 डिग्री में है, तो क्या हो जा रहा है, डायपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। क्लियर है, डायपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसमें देखो, एक ऊपर खींचा है, एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है, डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। किसका, अध्रुवीय का, कि ध्रुवीय का। पहला हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, अध्रुवीय पढ़ रहे हैं, जिसमें कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, शून्य होता है, डायपोल मोमेंट डीएम का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, जिसमें कि डीएम का वैल्यू क्या होता है, डीएम हो गए, डायपोल मोमेंट इनमें क्या हो गया, जीरो, इनमें डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे, किस पे आते हैं, ध्रुवीय पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड पे, ध्रुवीय पे आते हैं। किस पे आते हैं, ध्रुवीय पे आते हैं। पोलर मोलिकुलर सॉलिड पे आते हैं। किस पे आते हैं हम लोग, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस। किस पे आते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस। किस पे हम लोग आ रहे हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इस प्रकार के ठोसों में अणु मजबूत अणु मजबूत अणु मजबूत द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय आकर्षण बल से बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं, द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। कैसे होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। कैसे होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, मतलब आकर्षण जो लग रहा है एक डाइपोल से दूसरे डाइपोल में लग रहा है, आकर्षण कैसा हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। कैसा हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है। कैसे कैसे, डाइपोल डाइपोल द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय आकर्षण हो रहा है। इनका गलनांक होता है वो कम होता है, जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, उसमें भी गलनांक था कम था। सबसे पहले आणविक ठोस में ही गलनांक कम था, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो था एमपी था, कम था, एमपी कम। अब आते हैं इनका डायपोल मोमेंट शून्य नहीं होता। इसमें मतलब कि कहने का सेंस कि डीएम का वैल्यू जीरो नहीं होता है, मतलब डीएम कुछ कार्रवाई करते रहते हैं, डीएम कुछ कार्रवाई करते रहते हैं, इनका वैल्यू जीरो नहीं है। उसमें क्या था, अध्रुवीय में मीन्स खत्म था कहानी, डायपोल मोमेंट क्या था, जीरो था। इसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा हाइयर लेवल में बता रहे हैं, इतना जल्दी नहीं बताता है। इतना बता रहे हैं कि डायपोल मोमेंट इसमें क्या होता है, जीरो होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल समझाने के लिए भी बता दे रहे हैं। इनके जो परमाणु होते हैं जैसे NO2 HCl SO2 इत्यादि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर पोलर कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। इनमें जो इनमें जो होता है क्या, इनमें क्या बंधों से बंधे होते हैं, इनमें क्या जिस चीज से मिलके बना है, इसका जो अवयवी कण है, आणविक ठोस का जो अवयवी कण है, अणु जो है वो कैसे बंधा हुआ है, अणु जो है कैसे बंधा हुआ है, ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बंधा हुआ है। इनमें जो बंधे हुए हैं, बॉन्डिंग जो इसमें है वो कैसे है, ध्रुवीय ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बंधे हुए हैं। इनमें जो अवयवी कण जैसे बंधे हुए हैं, किससे बंधे हुए हैं, ध्रुवीय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या क्या होते हैं, HCl हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, HBr हो गया। सारे एग्जांपल किसके हैं, एक एक याद भी रख लिए तो काफी है, दैट्स इनफ। आप फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लिए हैं, HCl ले लिए हैं और क्या ले लिए हैं, SO2 ले लिए हैं। HCl और SO2 का एग्जाम्पल ले लिए हैं फॉर एग्जाम्पल, शो करने के लिए फिगर डायग्राम के फॉर्म में, कि कैसे आपको दिखाएंगे कि डीएम का वैल्यू इसमें जीरो नहीं होता है।
डीएम इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब डीएम का कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब देखिए ए है हाइड्रोजन, ए है क्लोरीन। अब ये इधर का इधर फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, मतलब ये इधर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा, उसमें क्या हो रहा है, कट नहीं हो रहा था, उसमें सीधे लेके भाग जा रहा था, भाग जा रहा था तो सब फोर्स लगा के जीरो कर दे रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, एक एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मतलब डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो नहीं है। मतलब ये इधर से लेकर एक मान लो तुम हो, तुमको कोई खींच रहा है वन डायरेक्शन में, तो तुम क्या हो जाओगे, उसी साइड में चले जाओगे, उस साइड में क्या हो जाएगा, चले जाओगे। या दोनों हाथ को तुम्हारा दो कोई है, वो खींच रहा है, एक ही डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब एक मान लो सपोज कि एग्जांपल उस हैंड में खींच रहा है, एक उस तरफ में खींच रहा है, तो तुमको दोनों ऐसे खींचेगा तो तुम कहाँ चले जाओगे, आगे चले जाओगे। तो क्या हो गया, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तुम उधर गए ना उधर गए, कहाँ चले गए, आगे चले गए, तो क्या हो गया, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ। तो इसमें एग्जांपल देख लिए, वन साइडेड है। इसमें एग्जांपल एसओ2 का इसीलिए एग्जांपल ले लिए हैं दिखाने के लिए कि एसओ2 का जैसे ही लिए इसका, इसका जो मोलिक्यूल लिए, इसका जो अणु लिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो अवयवी कण है वो क्या है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे खींच रहा है। तो एक बोले ना, एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे खींच रहा है तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, वो ऐसे ऐसे खींच रहा है, देखिए एंगल भी दिखाया है, वो ऐसे ऐसे खींच रहा है, तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, मतलब थोड़ा आगे में शिफ्ट कर देगा, ना उधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड। कौन सा पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन आबंधित ठोस पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन आबंधित ठोस कैसे होते हैं, ये कैसे बंधे होते हैं, इनमें कौन सा फोर्स लगता है, इनका गलनांक क्या होता है, ये विद्युत रोधी होते हैं क्या होते हैं, इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होता है, इस प्रकार के ठोसों में अणु मजबूत, इस प्रकार का ठोस में अणु अणु मजबूत एच बॉन्ड से एक दूसरे के साथ में बंधे होते हैं। मतलब इनमें जो मोलिक्यूल होते हैं, इनका जो मोलिक्यूल होते हैं, आणविक ठोस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टोटल टोटल मोलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनका जो मोलिक्यूल होते हैं, इनका जो अणु होते हैं वे कैसे बंधे होते हैं, मीन्स इनके जो मोलिक्यूल होते हैं वो कैसे बंधे होते हैं, इनका मजबूत एच बॉन्ड से बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं, हाइड्रोजन आबंधित होते हैं और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं। इनका डायपोल मोमेंट शून्य होता है, इनका जो डायपोल मोमेंट होता है क्या होता है, शून्य होता है। इनमें जो डायपोल का मोमेंट होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इनका गलनांक कम होता है। यह ध्रुवीय मीन्स पोलर और अध्रुवीय आणविक ठोस से कठोर होते हैं क्योंकि मजबूत एच बॉन्ड से बंधे होते हैं। क्या ऐसे समझ में आया, जैसे कि कोई पूछा कि कौन सा मजबूत होगा, ये तीनों एक ही है तो कौन सा मजबूत होगा, तो कौन सा मजबूत होगा, यह ध्रुवीय मीन्स पोलर और अध्रुवीय मीन्स नॉन पोलर। ये हो गया पोलर, पोलर, और ये हो गया नॉन पोलर, नॉन पोलर छोटा करके लिख रहा है, जगह स्पेस नहीं है। तो इनके जो अणु होते हैं आणविक ठोस के, तो इससे कठोर होते हैं। किससे, यह अध्रुवीय तथा ध्रुवीय आणविक ठोस से कठोर होते हैं। क्यों होते हैं, तो मजबूत एच बॉन्ड से बंधे होते हैं, इसी कारण से होते हैं। परंतु कुछ कमजोरी का कारण क्या होता है, अंतराण्विक बल होता है। मतलब घर का भेदी लंका दहन होता है, क्या होता है, घर का भेदी लंका दहन होता है, विभीषण होता है, क्या होता है, विभीषण होता है। तो इनका कमजोरी का कारण क्या है, कुछ अंतराण्विक बल है। मिस अंतराण्विक जो अणुओं में अंदर में बल लग रहा है वो क्या है, उसी के कारण से क्या हो जा रहा है, कमजोर हो जा रहा है। नहीं तो है तो मजबूत ही, पर उसी के कारण से क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिए, H2O लिए हैं। अच्छा एक चीज, H2O जैसे ही हम लोग बात करते हैं, जल का जैसे ही बात करते हैं, तो बिना सोचे समझे हम लोग को दिमाग में आता है कि वो ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में, वेपर फॉर्म में है, भाप बन के उड़ रहा है कि वाष्प बन के उड़ रहा है कि क्या हो रहा है। बिना सोचे समझे दिमाग में आता है कि पानी बाहर आगा, फ्लूइड प्रॉपर्टी होगा, क्या होगा, फ्लूइड प्रॉपर्टी होगा, बहने का प्रॉपर्टी होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, H2O लिए हैं, H2SO4 लिए हैं, NH3 लिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल, HNO3 लिए हैं, सारे नाइट्रिक एसिड इस सब का एग्जाम्पल लिए हैं। मेनली हम लोग देखते हैं, किस में देखते हैं, H2O पे देख रहे हैं, और किस में देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है कैसे कैसे बंधे हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ में कैसे बॉन्डेड है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है। इसमें देख रहे हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, कैसे कैसे है, थोड़ा समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लिए हैं हम लोग, पानी का एग्जाम्पल लिया है। पानी
किस अवस्था में? जल का एग्जाम्पल लिए हैं, तरल अवस्था में नहीं है, ठोस अवस्था में है। आप सिंपली समझिए कि हम लोग बर्फ का एग्जाम्पल लिए हैं। किसका एग्जाम्पल लिए हैं? बर्फ का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल क्या लिए हैं? आइस लिए, आइस क्यूब, जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं ना, फ्रिज से ठंडा ठंडा बर्फ, कोल्ड ड्रिंक में डाल के पीने के लिए, और कुछ लोग तो कुछ और भी करने के लिए निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग, पर आप लोग वैसा नहीं करते होंगे, उम्मीद तो यही है, खासकर बॉयज लोग से। ग्रेजुएशन के बाद वो लोग काम देखते हैं, मोस्टली लोग का चलने लगता है वो सब। चलिए आते हैं मेन अपने टॉपिक पे। हम लोग क्या कर रहे थे? आइस क्यूब, बहुत गाना भी इस पे वायरल हो चुके हैं सारे। अब आते हैं कि आइस का एग्जाम्पल ये है, किसका? H2O का एग्जाम्पल लिए हैं, बर्फ का एग्जाम्पल लिए हैं, आइस। अब आते हैं, अब देखिए इसमें बॉन्डिंग कैसा है, एक ऐसे बंधा हुआ है, एक ऐसे बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? फिर इससे है डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, ये सारे करके बंधे हुए हैं। अब दो ठो हाइड्रोजन है, एक ठो ऑक्सीजन है। क्या है? दो हाइड्रोजन है, और इनका जो होता है डीएम क्या होता है? शून्य होता है। डीएम क्या होता है? शून्य होता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे एग्जाम्पल होते हैं, कैसे बंधे होते हैं। क्लियर है? इनमें एच और ओ में क्या लग रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा है। और दो इसमें बीचों में क्या लग रहा है? एच बॉन्ड लग रहा है। हाइड्रोजन जहां से अब बंधित है, मीन्स बॉन्डेड है, वहां पे क्या लग रहा है? एच बॉन्ड लग रहा है। क्लियर है? अब हम लोग देख रहे हैं ये कि इसका हम लोग बर्फ का एग्जांपल लिए, किसका एग्जांपल लिए थे? बर्फ का एग्जांपल लिए थे, H2O का एग्जांपल लिए थे। किसमें किसमें लिए थे? हाइड्रोजन अबंधित में। किसके लिए? किसमें लिए थे? हाइड्रोजन अबंधित में। किसके लिए थे? H2O के एग्जांपल लिए थे। इसमें हम लोग क्या क्या देखें? इसमें हम लोग देखें कि इस प्रकार के जो ठोस होते हैं उनमें अणु मजबूत एच बॉन्ड से बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं? मजबूत एच बॉन्ड से बंधे होते हैं। इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? शून्य होता है। इनका गलनांक क्या होता है? कम होता है। या ध्रुवीय और अध्रुवीय से क्या होते हैं? कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, परंतु घर का भेदी लंका डाल इनमें होता है। और इनका कमजोरी का कारण क्या पड़ जाता है? अंतराणविक बल पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? अंतराणविक बल ही इनका कमजोरी का कारण पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या क्या देख लिए? H2O, ये सारे एग्जाम्पल हम लोग, ये सारे एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग कि इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, किसका? क्रिस्टलीय ठोस में पहला वाला का टोटल कंप्लीट पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? आणविक ठोस में तीनों का पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। नॉन पोलर, पोलर एंड एच बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। ये तीनों का हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा वाला, सेकेंड देखेंगे कि आयनिक ठोस क्या होता है। अब सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे? आयनिक ठोस क्या होता है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो होता है आयनिक ठोस क्या होता है? NaCl कहाँ तुम चले गए? तुम ऊपर में आ जाओ। NaCl अंदर चला गया। NaCl फॉर एग्जाम्पल क्या लिया है? NaCl का एग्जाम्पल लिए हैं। कॉमन साल्ट का हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। अब आते हैं इनमें जो कौन सा पढ़ रहे हैं? आयनिक ठोस पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? आयनिक सॉलिड पढ़ रहे हैं, आयनिक ठोस पढ़ रहे हैं। किसका? क्रिस्टलिया का दूसरा वाला भेद पढ़ रहे हैं। पहला में क्या पढ़े थे? आणविक पढ़े थे। दूसरा में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आयनिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इनके जो अवयवी कण होते हैं आयन होते हैं, मतलब कैटायन और अनायन होते हैं। अच्छा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, धनायन क्या होता है, कौन वाला कौन होता है, कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है। अब देखिए ई का है प्लस अकाउंट में आता है तो क्या हो गया? एक पहले समझो, पहले प्लस अकाउंट में आ गया तो धन आ रहा है, धनायन है। क्या आ रहा है? धन आ रहा है। क्या है? ये अकाउंट में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, तो क्या है? धनायन है। जैसे जोड़ते हो ना कि 1 रुपया प्लस 1 रुपया धन आ गया, 2 रुपया हो गया, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? धनायन हो गया। ये क्या है? धनायन है। धन आ रहा है तो ये क्या है? धनायन है। और माइनस गया तो ऋणायन हो गया, मतलब लोन, लोन लोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में चल जाओगे। ऋणायन हो गया, ऋणायन हो गया, ऋण ले लिए तो ये क्या हो गया? ऋणायन हो गया। मतलब माइनस प्लस क्या हो गया? धन आयन, प्लस आ रहा है, प्लस इतना प्लस इतना,
प्लस आ रहा है, धनायन आ रहा है, ये क्या हो गया, ऋणायन हो गया। अब दूसरा सिंपली फॉर्म में और समझने के लिए, हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश नहीं जान पाता है, इंग्लिश वाला बच्चा हिंदी नहीं जान पाता है, तो हिंदी वालों को तो अब क्लियर हो गया होगा, हिंदी मीडियम के बच्चों को, कि धनायन क्या होते हैं, धनायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन क्या होते हैं। अब पॉजिटिव आयन क्या होता है, धनायन क्या होता है, ये चीज क्लियर है। दूसरा क्या है, ऋणायन, ऋणायन को कैसे डिनोट किया जाता है, माइनस लगा दिए, हो गया ऋणायन। अब बच्चे इंग्लिश मीडियम वाला ये कंफ्यूज होगा कि कटायन है कि एनायन है, कौन वाला कौन है, वो सब पढ़ता है कटायन एनायन, तुम लोग पढ़ते हो धनायन और ऋणायन, तो ये क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। हिंदी मीडियम वाला तो समझ गया होगा भाई, इंग्लिश मीडियम वाला भी समझ ही गया होगा, हाँ उसको कटायन बोलते हैं, उसको एनायन बोलते हैं, पर किसको क्या बोलते हैं, धनायन अगर लिख दे तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। अब धनायन में कंफ्यूज नहीं होगा इंग्लिश मीडियम वाला, अब हिंदी मीडियम वाला तुम लोग को भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कटायन और एनायन क्या होता है। कटायन क्या होता है, जो कटा हुआ आयन है कटायन है, कट ऐसे जैसे इसी को टेढ़ा करके देखो, कटा हुआ है कटायन है, कटा हुआ है कटायन है। अच्छा एक बच्चा को और कंफ्यूजन होता है, एक चीज हम देखते हैं, मोस्टली थिंग देखते हैं चीज कि थोड़ा सा फिगर थोड़ा टेढ़ा कर दो, इसी को थोड़ा टेढ़ा कर दें, उसके बाद बच्चा के दिमाग में सेट रहता है, क्यूब बनाए, मान लीजिए क्यूब, अभी आगे में दिखाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे, क्यूब बनाएंगे, थोड़ा उसको टेढ़ा कर देंगे तो वो सब क्यूब बनाते बनाते आदत हो गया था, ऐसे ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे, तो ये हो गया ऐसे। अब इसी को कोई आया ऐसे कर दिया, वो बच्चा पूरा कंफ्यूज, ये कैसे क्या क्या कर दिए, ये क्या कर दिए, ये क्या कर दिए, तो इसलिए बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है, बीच में लाइनिंग नहीं है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब कटायन समझ में आया, कटा हुआ आयन जो है कटायन है, ये वाला क्या है कटायन है, और ये क्या है एनायन है, एक ठो है तो एनायन, एन आयन, एन आयन, एक आयन एनायन, कटा हुआ आयन कटायन, मतलब कटायन क्या है पॉजिटिव है और एनायन क्या है निगेटिव है। अब क्लियर हुआ। अब इसमें जो इसके जो अवयवी कण होते हैं क्या होते हैं, आयन होते हैं, मतलब कटायन या अनायन होंगे, क्या होंगे कटायन या अनायन होंगे। इनमें आयनिक बंध होते हैं, इनमें कैसा बॉन्डिंग होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, इनमें कैसा होता है, आयनिक ठोस में, आयनिक ठोस में आयनिक बॉन्ड, आयनिक ठोस में आयनिक बंध, आयनिक ठोस में आयनिक बंध। यह कठोर तथा भंगुर होते हैं, एग्जाम्पल देखा है ना, NaCl थोड़ा कठोर होता है, तो थोड़ा सा दबा दूंगा तो फूट जाएगा, भंगुर होता है, ब्रिटल होता है। तो भंगुर को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं, क्या इंग्लिश में बोलते हैं, ब्रिटल, ब्रिटल। ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं पर भंगुर होते हैं, हार्ड होते हैं पर भंगुर होते हैं, मतलब तुरंत क्या हो जाएंगे, थोड़ा भी फोर्स लगाने पे क्या हो जाएंगे, टूट जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बीपिंग बहुत अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। इनका MP और क्या होता है, BP, मतलब इनका जल्दी MP भी नहीं बढ़ता है और ब्लड का प्रेशर भी नहीं बढ़ता है। यहाँ पे ब्लड का प्रेशर नहीं है, BP नहीं है, यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे क्या, इनका MP मेल्टिंग पॉइंट गलनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। गलनांक गलनांक क्या होता है, गलनांक और BP क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है। यह ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं क्योंकि आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ये कठोर अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। मींस गुड कंडक्टर नहीं होता है, कब नहीं होता है, जब सॉलिड फॉर्म में रहेगा, जब ठोस अवस्था में रहेगा तो क्या रहेगा, जब ठोस अवस्था में रहेगा या ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं क्योंकि आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। मींस जो इसके चार्ज होंगे, जो इसके आयन होंगे, पॉजिटिव और ऋणायन और धनायन जो होंगे, कैटायन और एनायन जो होंगे, वो क्या होंगे, गमन के लिए मींस मूवमेंट के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया तो वहां चले गए, वहां के मन की गति से नहीं चलते हैं, सब क्या होता है, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में ये गमन के लिए मींस मूवमेंट के लिए ये क्या होते हैं, फ्रीली नहीं होते हैं, क्या होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। कौन, आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में फ्री नहीं होते हैं, क्या, इनके आयन क्या होते हैं, इनका आयन। अब जल में घोलने पर या गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। जल में घोलने पर तथा जल में घोलने पर तथा गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं क्योंकि आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं। मींस समझे नहीं, जैसे हम लोग ले लिए नमक को, नमक में मान लो ये नमक हो गया, नमक तो यहाँ पे है नहीं तो दिखा देते हैं। नमक में करंट जैसे एक छोर में डालेंगे तो दूसरा छोर में क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा, दूसरा छोर में टेस्टर लगा के चेक करते रह जाएगा, मिलेगा नहीं।
आप क्या करेंगे, उसको पानी में नमक को क्या करो, गलित अवस्था में कर दो। या बारिश गलित अवस्था कैसे होगा, नमक पानी में घोलेंगे तब। दूसरा कब, बारिश के मौसम में आप लोग देखते होंगे कि गलित अवस्था में होता है, मतलब क्या, उसमें मॉइस्चर हो जाता है, क्या होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होता है, एक दूसरे में चिपक जाता है। जैसे सिर्फ नमक का ही बात नहीं कर रहे हैं, चीनी सब एक दूसरे में क्या होता है, चिपक जाता है, थोड़ा गलित अवस्था में लगता है कि थोड़ा गल रहा है। क्या, जैसे लोग बोलते हैं ना गाँव देहात में कि नून जैसन गल जीवा, क्या बोलता है भोजपुरी में, नून जैसन गल जीवा, ये सब बोलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि एक गलित अवस्था में या जल में घोलने पे, या तो ये बारिश और उसका मॉइस्चर जो होता है नमी को ऑब्जॉर्ब करके, अवशोषण करके क्या हो रहे हैं, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करके क्या कर रहे हैं, या गलित अवस्था में क्या हो जाएंगे, ये विद्युत का संचालन करेंगे। क्यों, क्योंकि आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो इनके आयन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं मूवमेंट के लिए। या तो पानी में, जैसे आप फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल में समझा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, पहले के में देखते होंगे कि अर्थिंग में लोग पानी डलवाते थे, और सिर्फ पानी नहीं डलवाते थे, उसमें पानी में थोड़ा सा नमक डलवा के तब डलवाते थे। क्यों, क्योंकि गलित अवस्था में क्या आयनिक ठोस है, क्या है, नमक क्या है, सॉल्ट क्या है, वो क्या है, आयनिक ठोस है। तो उसको गलित अवस्था में क्या होगा, विद्युत का संचालन करेगा, विद्युत का संचालन करेगा। किस अवस्था में, गलित अवस्था में या जल में घोलने पर। क्लियर है कि अब क्यों डलवाते थे, अब समझ में आएगा क्यों डलवाते थे, क्योंकि क्या होंगे, आयन फ्री हो जाएंगे मूवमेंट के लिए। सिर्फ नमक डाल देगा तो नहीं फ्री होंगे, सिर्फ पानी डाल देगा तो भी फ्री नहीं होंगे, तो भी वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, अर्थिंग ज्यादा नहीं लेगा। अब उसमें क्या करते थे, जल में लोग घुलवा के डलवाते थे कि घोल के डालेंगे तो क्या होगा कि आयन जो होंगे, गांव देहात का बूढ़ पुरानिया भाई क्या करते थे, साइंस वो लोग का कॉमन साइंस था, वो लोग का तुम लोग को वाला साइंस नहीं था, वो लोग का कॉमन साइंस था, वो लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड में जीते थे। तो अब आते हैं हम लोग, NaCl है, NaCl नहीं है, NaCl है, NaCl, NaCl, MgO, ZnS, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एनिक ठोस के हैं। किसके हैं, एनिक ठोस के। अब देखिए Na प्लस, रेड वाला क्या है, Na प्लस है, सोडियम है, Na प्लस है, और ये क्या है, Cl माइनस है, ग्रीन वाला क्या है, Cl माइनस है, ग्रीन वाला क्या है, Cl माइनस है, और ये वाला क्या है, Na प्लस है। इसमें देख रहे हैं धनायन है, कटायन है, ये वाला क्या है, कटायन है, रेड वाला क्या है, कटायन है, और ये वाला क्या है, एनायन है, ऋणायन है। ये कटायन हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया माइनस, निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। रेड वाला क्या है, पॉजिटिव है, और ग्रीन वाला क्या है, निगेटिव है। मीन्स रेड वाला कटायन है, धनायन है, और ग्रीन वाला क्या है, ऋणायन है या एनायन है। अब हम लोग चलते हैं धात्विक ठोस पे। किस पे चलते हैं, धात्विक ठोस पे। इसका नाम सुना सुना लग रहा है, सारे धातु तो देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है, सारे के सारे आयनिक में देख लिए, क्या था, नमक मक्स किस में आ गया, आयनिक में आ गया, जल वाला किस में आ गया, वो चला गया आणविक में, किस में आ गया, किस में चला गया, आणविक में चल गया। क्या, पानी उन्हें सारे किस में चले गए, आणविक में चले गए। अब क्या देखें हम लोग, सेकंड में आयनिक देखें, नमक मक्स किस में आ गए इसमें, किसमें, किसमें, आयनिक में, किसमें, आयनिक सॉलिड में आ गए, आयनिक ठोस में आ गए। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, नाम से ही क्लियर है, कौन सा, धात्विक ठोस। कौन सा क्लियर है, धात्विक ठोस है। कौन सा, धात्विक ठोस, मेटॉलिक सॉलिड। कौन सा है, मेटॉलिक सॉलिड। कौन सा है, धात्विक ठोस। अवैवी कण, इनके जो अवैवी कण होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कटायन होते हैं। कटायन इंग्लिश में देखिए यहाँ पे लिख दिया, कटायन है, कटायन को इंग्लिश में क्या लिख दिया, धनायन लिख दिया, दोनों मीडियम को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, वैसे तो मोस्टली थिंग जो है बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए, बट दोनों मीडियम को समझने के लिए। क्योंकि कोई अच्छा, एक चीज और आप लोग देखते होंगे कि कोई बच्चा 9 8, स्पेशली देखा जाए तो 8 क्लास तक, या किसी की कोई कोई तो ऐसा होता है कि 10 क्लास तक पढ़ता है हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, सॉरी किस में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है। आईएससी में आ जाएगा, चल जाएगा हिंदी मीडियम में, फिर उसका मन करेगा 12th क्लास में जाने के बाद 11th में तो पढ़ लेगा हिंदी मीडियम, फिर 12th क्लास में सोचेगा कि चलो इंग्लिश में चलते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते हैं, शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं हिंदी मीडियम, बट आईएससी में आने के बाद वो लोग को कुछ समझ में आता है, या फ्यूचर को थोड़ा सिक्योर करने के लिए इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। बहुत ऐसे बच्चों को देखोगे, और किसी किसी के ऐसा देखोगे कि पेरेंट्स क्या काम करते हैं कि पढ़ा देंगे पहले कि चलो बाबू 8-9 क्लास तक पढ़ लेते हैं इंग्लिश मीडियम, उसके बाद क्या हो जाएगा, हिंदी मीडियम में चलेंगे। हम उसका बात नहीं कर रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड है,
क्योंकि आप बिहार बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम से भी दे सकते हैं, हिंदी मीडियम से भी दे सकते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड तक ऐसा जनरली मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि सीबीएसई बोर्ड तक बच्चा पढ़ता है 10th क्लास में, 10th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेगा। आईएससी में जैसे जाएगा बिहार बोर्ड में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ेगा, चार्ज थोड़ा कम पड़ेगा और एग्जाम सेम सिलेबस ही है, सेम एग्जाम है ही है, तो मोस्टली तो सिलेबस सेम ही है। तो इसीलिए क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है बिहार बोर्ड में। परंतु कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो 10th से पहले वाला उनका कहानी होता है, पर वो क्या करता है, जो सीबीएसई बोर्ड वाला है वो सीबीएसई बोर्ड का ही जैसे इंग्लिश पैटर्न ही फॉलो करता है। आईएससी में बल्कि आ जाए बट फिर भी पढ़ेगा इंग्लिश में ही पढ़ेगा। जो पढ़ाई का लैंग्वेज होगा, मोड ऑफ आंसर राइटिंग होगा, जिस जैसा फॉर्म में वो आंसर देगा, राइटिंग करेगा, वो कौन सा फॉर्म रहेगा, इंग्लिश का ही रहेगा। परंतु हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे का मेरा कहने का सेंस ये है कि बिहार बोर्ड के बच्चे जो कि पहले क्या करते थे, पहले क्या करते हैं कि 8 या 9 तक या 10 तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हिंदी मीडियम शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों करते हो यार, ऐसा क्यों करते हो कि 8 9 10 तक पढ़ लिए इंग्लिश मीडियम, उसके बाद चले आए आईएससी में हिंदी मीडियम, क्यों? और तुमको आसानी होगा आईएससी में इंग्लिश में समझने में, इंग्लिश में समझने में क्या होगा, आसानी होगा। और मान लेते हैं आईएससी में समझने में आसानी ना भी हो, तो आईएससी के बाद नहीं पढ़ना है क्या? ग्रेजुएशन का मोस्टली बुक किस में आते हैं, इंग्लिश में, किस में आते हैं, इंग्लिश में। तो इसलिए हम तो प्रेफरेंस यही देते हैं कि इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट ज्यादा से ज्यादा हो। क्यों हो, उसको नहीं बोल रहे हैं जो पहले से ही 8 9 10 क्लास तक ही हिंदी मीडियम पढ़ के आया है, उसको नहीं बोलेंगे शिफ्ट होने के इंग्लिश मीडियम में, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो वीक हो सकता है। ऐसा मेरे कहने का बिल्कुल ऐसा सेंस नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे कमजोर होते हैं, बिल्कुल ऐसा सेंस नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे कमजोर होते हैं, और रियलिटी में भी हिंदी मीडियम के बच्चे कमजोर नहीं होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला क्या, सीबीएसई वाला क्या होता है, दिखावे में चला जाता है। क्या होता है, दिखावे में हम इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। अब पता चलेगा कि एक एक क्लास से पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में, एक एक क्लास से इंग्लिश देख रहा है, पर क्या करेगा, आईएससी तक पढ़ लिया इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश का कोचिंग भी पढ़ता है, वही नरेशन, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, ए प्लान, डेगा, नाउन, प्रोनाउन, शुरुआत से एक क्लास से यू, और एक क्लास से दो छोड़ो, वो सब यूकेजी एलकेजी से पढ़ता है। सीबीएसई बोर्ड का सारे बच्चों को बोल रहे हैं, पढ़ेगा दम सेम चीज पढ़ेगा, सेम चीज पढ़ेगा, सेम के सेम हूँ बहू, नाउन भी वही पढ़ेगा, प्रोनाउन भी वही पढ़ेगा, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सारा पढ़ जाएगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन सब सब टोटल के टोटल पढ़ जाएंगे। 10th क्लास तक अच्छा पढ़ लिया रहता है, अच्छा खासा पढ़ लिया जाता है कि जिसको आईएससी में पढ़ के पास आउट अच्छे से हो सकता है और अच्छा मार्क्स भी गेन कर सकता है। आईएससी का वैसे क्या सिलेबस में क्या अलग ग्रामर पढ़ाया जाता है? नहीं, नहीं पढ़ाया जाता अलग ग्रामर, वही ग्रामर पढ़ाया जाता है, सेम रिपीट किया जाता है। हाँ लेक्चर थोड़ा है, वीडियो जो है उसको देख सकते हो, किताबी जो है किताब पढ़ाते, बहुत लोग तो ऐसा भी करते हैं कि किताबी छोड़ देते हैं, किताब नहीं पढ़ाएंगे कि हम भाई सिर्फ ग्रामर के लिए बने हैं, किताब नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे समझ से, कि जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश पहले से ही, और कितना भी भाई इंग्लिश तुम पढ़ जाओ, इंग्लिश बोलने तक नहीं आता है। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस बनाओ, प्रैक्टिस। ये नहीं कि इंग्लिश का कोचिंग कर लेने से इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम वालों को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश का कोचिंग पढ़ने से इंग्लिश आ जाएगा। पढ़ तो रहे भाई, यूकेजी से ही पढ़ रहे हो, हर बार सिर्फ एग्जाम पास आउट करने के लिए पढ़ते हो तुम लोग। एग्जाम पास कर गए किसी तरह, काम कहानी खत्म, उसके बाद में फिर देखा जाएगा क्रिस्टल, फिर बीएससी में जाएंगे, फिर इंग्लिश का कोचिंग पढ़ के, उसमें क्या है, फिर बीएससी में जाएंगे, फिर इंग्लिश का कोचिंग पढ़ेंगे। हमारा यही आग्रह है कि जो 9th 10th के जो बच्चे होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पहले ही पढ़ के आ रहे हैं, 9th या 10th के जो होते हैं इंग्लिश मीडियम तक पढ़ के आ रहे हैं, उसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं बिहार बोर्ड में, तो ऐसा ना करें। बिहार बोर्ड में शिफ्ट हो तो हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर राइटिंग, जो आंसर लिखे अपना लैंग्वेज क्या रखें, इंग्लिश ही रखें, अगर इंग्लिश में पढ़ के आए हैं तो। परंतु जो हिंदी मीडियम में शुरुआत से ही पढ़ा है वो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट ना करे, वही बेहतर रहेगा। क्योंकि जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं उसको आपको समझने में, उस लैंग्वेज में समझने में इजी होता है। वैसे तो बोला जाए तो हिंदी मीडियम टफर है, थोड़ा डिफिकल्ट है, किससे, इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश जो वर्ड होते हैं थोड़ा इजी होते हैं, अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश जो होते हैं थोड़ा इजी होता है, किसके कंपेरिजन में, हिंदी के कंपेरिजन में। हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में भी देखते होंगे आप लोग एक चीज, कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको दोनों लैंग्वेज पता होता है। जैसे कोई बोल रहा है ठोस, तो उनको सॉलिड भी पता है, ठोस भी पता है। मैटर कोई बोल रहा है तो उनको मैटर भी पता है, और पदार्थ क्या होता है वो भी पता है, और द्रव्य क्या होता है वो भी पता है। मतलब तीनों बार वर्ड के बारे में जानकारी है। बट इंग्लिश मीडियम में क्या, सिर्फ एक वर्ड, मैटर तो मैटर, वो बल्कि चकबंदी वाला मैटर हो जाए, कहीं जहां पढ़ता होगा वहां वाला मैटर हो जाए। तो मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़ा ज़्यादा मेहनती होते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। वो चाहे तो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट हो सकते हैं, पर मोस्टली को तो हम ये देख लेते हैं कभी कभी कि जो इंग्लिश मीडियम से 8 9 तक पढ़ा और 9 10 में जाकर कर लगा हिंदी मीडियम कर लेगा। क्यों? मजबूत, थोड़ा टफ पढ़ रहा है। टफ क्या पढ़ रहा है, लैंग्वेज से बदला है,
लैंग्वेज से बदला है, तुम्हारा लैंग्वेज कमजोर है, इंग्लिश तो इंग्लिश का कोचिंग करो, इंग्लिश का प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि आंसर राइटिंग ही बदल दे कि भैया आप इंग्लिश से हिंदी में आ गए। फिर अब पढ़ रहे थे आज तक रेडियस रेडियस पढ़ रहे थे, अब पढ़ोगे त्रिज्या। ये क्या होता है ज्या, त्रिज्या फ्रिज्या क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ज्यादा मीडियम चेंज मत करो, अपने को चेंज करो। ये नहीं कि इस मीडियम में यहाँ तक पढ़ेंगे उसके बाद इस मीडियम में चले जाएंगे, ऐसा मत करो। आसानी तुमको होगा, और जो तुम मीडियम चेंज करोगे तो तुमको उतना समझने में जो प्रॉब्लम होगा, उससे अच्छा है कि तुम सिलेबस समझ जाओगे, अच्छे सिलेबस। किसी भी लैंग्वेज पढ़ो, मैं इंग्लिश मीडियम वाला क्या खराब होते हैं, क्या हिंदी मीडियम वाला खराब होते हैं, नहीं, कोई खराब नहीं होता है, सब अपने जगह पर अच्छा है। हिंदी मीडियम भी अच्छा है, इंग्लिश मीडियम भी अच्छा है, दोनों अच्छा है। क्या कोई कमजोर होता है, कोई मजबूत होता है, नहीं, दोनों का पढ़ाई ठीक होता है, दोनों ठीक पढ़ने में होते हैं। अब ये नहीं करना है कि मीडियम चेंज करने के चक्कर में बोर्ड का मार्क्स गड़बड़ा देना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का गड़बड़ा देना है, फिर लगने लगा भाई इंग्लिश मीडियम वाला भी हिंदी में जाता है तो उसको भी टफ लगता है कि भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में भी जाता है तो उसको भी समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हम ट्राई करते हैं कि दोनों को समझ में आए। हम क्या मेल नहीं लेके चलते हैं कि हो सकता है कोई बच्चा हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट हो रहा हो, इसीलिए हम देख रहे होंगे आप लोग बीच बीच में इंग्लिश वर्ड भी पढ़े रहते हैं, हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा है। कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट होता रहता है। तो अपने अपने चॉइस पे है कि कौन किस में जाना चाहता है, हिंदी में जाना चाहता है कि इंग्लिश में जाना चाहता है, वो आप जा सकते हैं। हमारा समझाना कर्तव्य था, इसलिए समझा दिए कि ज़्यादा मोड चेंज मत कीजिए कि किस में आंसर राइटिंग करेंगे। और इंग्लिश का कोचिंग करने से कुछ नहीं होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होता है। हिंदी मीडियम तो मान लीजिए कुछ हो सकता है कि 9-10 तक नहीं पढ़ा रहता है, कंपलसरी वैसे रहता भी नहीं है, तो उसके लिए तो मान लीजिए वो पढ़ता है तो ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देखते हैं कि 8 में भी एक ही क्लास से यूकेजी नर्सरी पीजी एलकेजी सब ये सबसे पढ़ते आता है कि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, वो शुरुआत से ही नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन, ये सारे इंटरजेक्शन सब पढ़ गए, सारा जंक्शन पढ़ गए रहते हैं। पर फिर इसी में आके सेम चीज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एडवर्ब वर्ब, फिर वही सेम कहानी। और भाई पीछे वाले कॉपी ही पलट लो, 1 घंटा जो वेस्ट कर रहे हो घर पे ही देख लो। या पढ़ने का चॉइस है कि नहीं एक बार थोड़ा डिफरेंट टीचर से पढ़ के देखते हैं तो वो भी करो, बट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी इंग्लिश आएगा। बेसिकली इंग्लिश मीडियम बोल रहे हैं, हिंदी मीडियम तो बेचारा प्रैक्टिस करता ही है, मेहनती होता है। हिंदी मीडियम के जितने बच्चे होते हैं मोस्टली को हम देखते हैं कि मेहनत करते हैं, मेहनत वो लोग करते हैं और अपना एफर्ट पूरा लगाने का कोशिश तो जरूर करते हैं कि भाई हाँ कोशिश करें। इंग्लिश मीडियम वाला भाई इंग्लिश मीडियम के भोकाल में जीता है, इंग्लिश मीडियम क्या कर रहा था, भोकाल में जीता है। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, लेट्स गो। अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, धात्विक ठोस का। हम लोग सारे लोग क्या जान रहे हैं, धात्विक ठोस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटॉलिक सॉलिड। धात्विक ठोस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटॉलिक सॉलिड। क्या बोलते हैं, मेटॉलिक सॉलिड। नाम से क्लियर है, हिंदी में भी क्लियर है, धात्विक, सात्विक नहीं धात्विक। क्या धात्विक। अब धात्विक में क्या मतलब, इतना से क्लियर हो रहा है कि धातु के बारे में क्या बात किया जा रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, धातु के बारे में बात किया जा रहा है, मीन्स मेटल के बारे में बात किया जा रहा है। जितना भी आप मेटल देख रहे हैं, सोना चांदी प्लेटिनम लोहा ये अल्मुनियम, ये सारे जितना क्या क्या है मेटल जितना भी देख रहे हैं, इसी के बारे में बात किया जा रहा है, इसी ठोस के बारे में बात किया जा रहा है। यही सारे इसके एग्जाम्पल है, धातु हो गया, मिश्र धातु हो गया, सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं, मेटॉलिक सॉलिड में आते हैं। किस में आते हैं, मेटॉलिक सॉलिड में आते हैं। इसका जो अवयवी कण होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, अवयवी कण होता है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कटायन होते हैं। वर्ड तो लिखा हुआ है, समझ नहीं आया क्या होता है इसका मीनिंग, क्या समझाना चाह रहे हैं। डीलोकलाइज्ड, क्या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, मींस इनके समुद्र में, इनके समुद्र में क्या होता है, इनके समुद्र में क्या होता है, उसके समुद्र में क्या होता है, उसके समुद्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं उसके समुद्र, क्या किस चीज का समुद्र है। जैसे आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, फोस्फोलिपिड का थोड़ा पढ़े होंगे मे बी, जो बायोलॉजी से स्टूडेंट होंगे पढ़े होंगे सेल चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में, 11th क्लास चैप्टर नंबर 8 सेल। अब इसमें हम लोग देखेंगे अवयवी कण जो होता है, इसका डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कटायन, या हिंदी में क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं, होते हैं। मतलब समुद्र जैसा क्या रहेगा, समुद्र जैसा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मतलब चारों ओर फैले इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और उसमें क्या रहेगा, मतलब डम्प रहेगा, मतलब डंप रहेगा, बीच बीच में गड्ढा में कहीं कहीं रहेगा क्या, हाइड्रो क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्या रहेगा, कटायन रहेगा, क्या रहेगा, कटायन रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl का हम लोग देखे हैं ना कि जैसे देखो, जैसे NaCl का हम लोग देख रहे हैं, NaCl में क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बड़ा बड़ा है, पूरा समुद्र की तरह छेका हुआ है, उसमें कहीं कहीं क्या है, उस समुद्र में क्या है, कहीं कहीं पे क्या देख रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, कैटायन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैटायन देख रहे हैं। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र होता है, पूरा समुद्र जैसा चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब फैला हुआ रहता है, पसर पसर के फैला होता है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, कटायन होते हैं, कहीं कहीं पे धसे होते हैं। इनमें कटायन इम्बेडेड होते हैं, मतलब धसा हुआ होता है, तथा ऋणायन स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता रहता है। क्या करता रहता है, एक चीज आपको और दिखा रहा है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा क्लियर और होगा थोड़ा, इसमें देखिए थोड़ा सा, ऐसे एज एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए एक कटायन है, क्या है, सी जो है, मान लीजिए सपोज एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, सच में नहीं मान लेना है, समझाने के लिए बता रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, ये क्या कर रहा है, भाग रहा है, ये क्या हो रहा है, भाग रहा है। क्लियर है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, भाग रहा है। और क्या है ये क्या है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, बह रहा है, समुद्र जैसा बह रहा है ये। और ये क्या है, कटायन कहीं का धस के वहीं पर रुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा रहे थे, उसको अभी लेना नहीं है कार्बन को। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, समझाने के लिए लिए है। फॉर एग्जाम्पल इनमें जो अवैवी कण होता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें जो अवैवी कण होते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कटायन जो होते हैं धसे हुए होते हैं। इनमें कटायन इम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है, तथा ऋणायन स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता है। इनमें जो कटायन होता है वो क्या होता है, इम्बेडेड होता है, मतलब धनायन जो होता है, धनायन, धनायन का होता है धसा हुआ रहता है, धनायन धसा हुआ रहेगा, धनायन धसा हुआ रहेगा, कौन, धनायन। और कटायन क्या होगा, अरे सॉरी अनायन क्या होगा, ऋणायन क्या होगा, अनायन, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणायन। ऋणायन क्या रहेगा, स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता रहेगा। इसका इसका इसमें उच्च विद्युत और उष्मीय चालकता होता है। जैसे हम लोग कॉमन एग्जांपल में देखते हैं विद्युत और उष्मीय चालकता, जैसे कि हम लोग बर्तन को लेते हैं हीटिंग के पर्पस के लिए, मतलब उष्मीय चालकता के लिए भी, मतलब खाना को पकाने के लिए भी, उष्मा भी देने के लिए कौन सा लेते हैं, इनका, इनमें उच्च विद्युत चालकता और उष्मीय चालकता होता है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोथ आर हायर। किसमें, धातु ठोस में, किसमें, धातु में, किसमें, मिश्र धातु में, ये सारे में किसमें होते हैं, जो इसमें क्या होता है, हाई होता है, क्या, कौन सा चालकता हाई होता है, उष्मीय और विद्युत चालकता। ठीक, यह ठोस या गलित दोनों ही अवस्था में विद्युत चालक होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से फ्री होते हैं, मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, किस चीज के लिए, मूवमेंट के लिए, गमन के लिए, गति के लिए। इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत का चालक होते हैं। किस किस अवस्था में, दोनों ही अवस्था में, किस अवस्था में, दोनों ही अवस्था में गमन के लिए, मूवमेंट के लिए मुक्त होते हैं। कौन सा अवस्था में, गलित या ठोस, मतलब लोहा को अगर गला भी देते हैं, गलित भी कर देते हैं, तो भी करंट लगाएंगे तो करंट उधर मारेगा, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, मतलब करंट मारेगा, छुएगा तो मारेगा। ठीक है। और गलित अवस्था में या ठोस अवस्था में, मतलब ठोस अगर लोहा है तो उसको यहाँ पे करंट दो तो वहां पे भी करंट फ्लो होगा। क्यों, क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में है, मूवमेंट कर रहे हैं, गमन अवस्था में है। या कठोर परंतु मेलिबल और डक्टाइल होते हैं, मीन्स मेलिएबल और डक्टाइल, मतलब मार मार के, मेलिएबल मतलब क्या, मार मार के थिन चादर में, मतलब पतला चादर में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, थिन चादर में आप लोग चादर देखोगे ना, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ये देखो और ये देखो, इनको ये मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल मतलब पहले समझते हैं, मेलिएबल मतलब हैमर से मार मार के हथौड़ी से मार मार के क्या किया जाएगा, पतला चादर में बदला जाएगा। पतला चादर में देखो, पतला चादर में बदला हुआ है, ये क्या है, मेलिएबल है, क्या है, धातु है भाई, कोई धातु है, मान लो एल्युमिनियम है, कुछ भी है, कुछ भी है, धातु मान लो। और ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब डक्ट से कुछ क्लियर हो रहा होगा, डक्टाइल होते हैं मतलब डक्ट के फॉर्म में डक्टाइल होते हैं, सब पढ़ रहा होगा इसमें, फैलोपियन डक्ट और पता नहीं क्या क्या डक्ट। और चलो बायोलॉजी वाले अब आते हैं केमिस्ट्री पे। अब देखो ये डक्टाइल होते हैं, जैसे ये क्या है, तांबा का तार है, ये क्या है, तांबा का तार है, तो ये डक्ट के फॉर्म में है, मतलब इनको, ये क्या है, डक्टाइल है, डक्ट जैसा बनाया जा रहा है, मतलब एक
खींच लिए इसमें से, तो ये क्या है, डक्टाइल है। ये क्या है, डक्टाइल है। ये क्या है, डक्टाइल है, मतलब डक्ट को हमें खींचा भी जा सकता है। मारने पे कठोर होता है, ऐसा नहीं कि टूट जाएगा तुरंत, क्या होता है, कठोर होता है और मैलेबल तथा डक्टाइल होता है। जब धातु के एक भाग को उसमें चालकता प्रयुक्त किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा एक समान रूप में फैल जाता है। मतलब जब कोई भी धातु अगर जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग रोज देखते होंगे, जैसे मम्मी मान लीजिए खाना पकाती है, मम्मी दीदी जो भी है वो मान लीजिए खाना पकाती है, या आप लोग खुद पकाते हैं, बैचलर लाइफ है भाई अभी, तो आप लोग खुद पकाते हैं, तो उसमें क्या देखते होंगे, एक भाग में कोई हीट देंगे, मान लीजिए कोई क्या करता है, गर्म एक साइड से कर रहा है, तो क्या होगा, पूरा चारों तरफ में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा हीट। उष्मीय चालकता क्या होता है, जब धातु के एक भाग को उष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी प्रयुक्त किया जाता है, मतलब दिया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा एक समान रूप से फैल जाता है, मतलब चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, क्या, ऊर्जा, ऊर्जा फटेगा तो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। इनमें एमपी और बीपी मेल्टिंग पॉइंट इनमें एमपी मेल्टिंग पॉइंट और बीपी सामान्यतः उच्च होता है, सामान्यतः क्या होता है, उच्च होता है, परंतु कुछ धातु कमरे के ताप पर भी क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, किस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, मरकरी, सबसे पारा, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, पारा। जैसे कि थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर, उसमें क्या रहता है, पारा डाल रहता है, तो वो क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा, द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा धातु, मरकरी धातु जो होता है वो द्रव अवस्था में रहता है। क्लियर है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, मतलब गलनांक उलनांक ये सब, मेल्टिंग पॉइंट और बीपी भी मतलब उच्च रहता है, बीपी भी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है, उच्च रहता है, जल्दी बॉयल नहीं होते हैं और जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं, पिघलते नहीं है। इनका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक उलनांक क्या होता है, उच्च होता है। परंतु एक्सेप्शन एक है, अपवाद है, क्या है, अपवाद है, कौन सा, मरकरी, कौन सा, मरकरी। मरकरी किस चीज में आता है, अपवाद में आते हैं इसी के। धात्विक ठोस में पॉजिटिव आयन, मेटॉलिक आयन और स्वतंत्र स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, जिसे धात्विक बंध कहते हैं। इतना चीज तो क्लियर है, मेटॉलिक बॉन्डिंग में, मेटॉलिक सॉलिड में मेटॉलिक बॉन्डिंग होता है, वही इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है धात्विक ठोस। धात्विक मतलब मेटॉलिक सॉलिड, धात्विक ठोस में पॉजिटिव आयन या मेटॉलिक आयन, धात्विक आयन या धात्विक ठोस में पॉजिटिव आयन, धनायन या मेटॉलिक आयन, उसी को कर्नल भी बोलते हैं, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, जिसे धात्विक आबंध कहते हैं। उसी फोर्स को क्या कहते हैं, उसी बंध को क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखना हो तो क्या क्या देखेंगे, सारे के सारे धातु ले लीजिए, सारे के सारे धातु ले लीजिए, सभी धातु, जैसे सोडियम, कॉपर, आयरन, लोहा, चांदी, प्लेटिनम, सारे जितने भी हो गए धातु, सारे धातु, और मिश्र धातु में ले लीजिए, मिश्र एलॉयज, ऑल एलॉयज, मिश्र धातु, जिसमें कॉपर और टिन मिला दिए तो क्या बन जाता है, ब्रोंज बन जाता है। तो मिश्र धातु भी ले लीजिए, धातु भी, मिश्र धातु क्या होता है, दो धातु को मिलाते हैं मिश्र धातु, दो धातु को मिला दिए मिश्र धातु, दो धातुओं को मिला दिए मिश्र धातु, मिक्सचर, वही क्या होता है, एलॉयज उनको बोलते हैं, मिश्र धातु को ही। सारे धातु इस किसी एग्जाम्पल में आते हैं, इसी के एग्जाम्पल में आते हैं, किसके एग्जाम्पल में, धात्विक ठोस के एग्जाम्पल में, मेटॉलिक सॉलिड के एग्जाम्पल में आते हैं, सारे के सारे धातु आते हैं। अब हम लोग तीसरा क्लियर हो चुका है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, चारों तरफ फैले हुए रहते हैं, समुद्र के तरह जाल बनाए हुए होते हैं, उसी में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज धंसे हुए रहते हैं, क्या होते हैं, कटायन धंसे होते हैं, ये उच्च विद्युत और उसमें चालकता करते हैं। ये गलित और ठोस अवस्था, दोनों ही अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, मतलब गुड कंडक्टर होते हैं। ये मैलिएबल, कठोर होगा, हार्ड होगा, हार्ड होगा, ऐसा नहीं कि मुलायम है इसलिए मैलिएबल और डक्टाइल है, ये हार्ड होगा। ये नहीं कि रबड़ है तो इनको चिपटा दिए तो चिपट गया, क्या हो गया, मतलब चिपटा हो गया, फ्लैट हो गया, मैलिएबल हो गया, और डक्टाइल खींच रहे थे डक्टाइल, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, कठोर होते हैं, परंतु मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, परंतु क्या होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। जब एक भाग को उसमें ऊर्जा प्रयोग किया जाता है, या एक भाग को अगर हीट किया जाएगा, तो चारों तरफ देखते हो ना, लोटा में नीचे से या किसी बर्तन कोई भी ले लिए, कुकर उकर कुछ भी ले लिए, तो उसमें क्या करते हैं, नीचे से अगर हीट दे रहे हैं तो चारों तरफ में फैल जाता है, मतलब एक से एक, एक से एक, एक से एक फैल जाता है। क्लियर है, तो चारों तरफ फैल जाता है। इसका एमपी और बीपी सामान्यतः क्या होता है, उच्च होता है।
एग्जाम कैमरे के ताप अवस्था पे द्रव में पाया जाता है। कौन सा अपवाद है, कौन सा, मरकरी, पारा। क्लियर है। कौन सा फोर्स पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहें, सभी के सभी धातु किस में आते हैं, धात्विक ठोस में आते हैं। किसके उदाहरण है, धात्विक ठोस के उदाहरण है। और मिश्र धातु भी किसके दो उदाहरण है, धात्विक ठोस के ही दो उदाहरण है। ये चीज क्लियर है। पहला क्लियर हो गया, आणविक, दूसरा आयनिक, तीसरा धात्विक, चौथा पे चलते हैं लास्ट वन पे, सबसे लास्ट पे चलते हैं, चौथा, फोर्थ वन। इसको थोड़ा फिगर से भी समझेंगे, इसको और कैसे कैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा और समझ लेंगे। सब तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझ चुके हैं, इसको थोड़ा और डीपली समझेंगे। ठीक, ये कौन सा है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इन नेटवर्क जैसा रहता है, जाल की तरह रहता है, विशालकाय रहता है। कौन, नेटवर्क सॉलिड। कौन, धात्विक। कौन, धात्विक की अधात्विक की कौन, कौन वाला, नेटवर्क ठोस। कौन सा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। विशालकाय होता है, नाम से ही क्लियर है क्या विशालकाय होता है, जाइंट स्ट्रक्चर होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। विशालकाय होता है, कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, जाइंट स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर, हाँ आ गया, विशालकाय स्ट्रक्चर होता है, जाइंट स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, जाइंट स्ट्रक्चर होता है, विशालकाय होता है, भयंकर होता है भैया, नेटवर्क की तरह बनाया रहता है और विशालकाय होता है। इनमें अवयवी कण, इनमें अवयवी कण अधात्विक परमाणु होते हैं। मींस नॉन मेटल, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड किस बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट सॉलिड किस बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक, सहसंयोजक ठोस किस बंध से बंधा होता है, सहसंयोजक बंध से ही बंधा होता है। क्लियर है। इनका बीपी तथा एमपी अत्यधिक उच्च होता है। फॉर एग्जांपल में क्या क्या ले लिए, डायमंड ग्रेफाइट ले लिए। इसका बीपी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, जल्दी क्या होते हैं, हाई होते हैं। बताएंगे कौन सा इसमें अपवाद भी एक है, अपवाद को भी बताएंगे कि क्यों वो अपवाद में आ गया, क्यों एक्सेप्शन में आ गया। क्लियर है। अभी बता रहे हैं कि हाई होता है, बताएंगे कैसे अपवाद में आ गया। ठीक है। इन्हें विशालकाय अणु भी कहा जाता है। बताया ना, नेटवर्क ठोस, नेटवर्क जाल की तरह बनाया रहेगा। क्या बनाया रहेगा, एकदम जाल की तरह बनाया रहेगा। इन्हें विशालकाय अणु भी कहा जाता है क्योंकि यह ठोस कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं और दिशात्मक होते हैं। और क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं। और क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं। कौन सा ठोस, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस क्या होते हैं, विशालकाय अणु भी कहा जाता है इनको। मतलब जाइंट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। जाइंट स्ट्रक्चर मतलब विशालकाय होते हैं क्योंकि यह ठोस कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं। सहसंयोजक बंध द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं और दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शन होता है मतलब दिशा में, एक दिशा में ऐसे जैसे चल रहा है तो ऐसे चुया के जरा चलेगा, जैसे दिखा रहे हैं। जैसे मान लो एक कार्बन हो गया, ये कौन सा है, नॉन मेटॉलिक है। कौन सा है, नॉन मेटॉलिक है। ये कौन सा है, नॉन मेटॉलिक है। ये कौन सा है, नॉन मेटॉलिक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लिए कार्बन, 3 ठो अटैच है, इससे भी ले लिए, ये भी 3 से अटैच है, इससे भी ले लिए, ये भी 3 से अटैच है, इससे भी ले लिए, ये भी 3 से अटैच है। क्लियर हुआ। ये क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं। यह पहला चीज क्लियर है। इनके अवयवी कण जो होते हैं अधात्विक होते हैं। क्या होते हैं, अधात्विक होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। दूसरा, यह कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। दूसरा, सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं। क्लियर है। दूसरा कौन सा, सहसंयोजक बंध से भी बंधे होते हैं। क्लियर है। इनका बीपी और एमपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों गलनांक कोलनांक सब क्या होते हैं, इनका अत्यधिक उच्च होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है तथा गलन से पहले टूट जाते हैं या टूट सकते हैं। जैसे कि ले लो ग्रेफाइट, ले लो डायमंड, ले लो, उसको आप गलाना चाहोगे तो क्या होता है, गलन से पहले क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, फट जाएगा, क्रैक कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पहले तो इतना ज्यादा ऊंच होता है कि रूम के मतलब इसमें तुमको सामान्यतः नहीं उसको हीट करके गलित कर पाओगे। उसके लिए बहुत ज्यादा तुमको हीटिंग चाहिए, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए हीट करने के लिए। तो इनका बीपी और एमपी दोनों क्या होता है, बहुत ज्यादा अत्यधिक उच्च होता है। किसका, नेटवर्क ठोस का। किसका, नेटवर्क ठोस का। और किसका, या सहसंयोजक ठोस का। और गलन से पहले ही कभी कभी क्या होता है, टूट सकते हैं या टूट जाते हैं।
टूट भी जाते हैं, टूट भी सकते हैं। इन्हें विशालकाय अणु कहा जाता है क्योंकि यह ठोस कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं। क्या होते हैं? मजबूती से बंधे होते हैं और दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक दिखाए ना, दिशात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्शनलिटी। डायरेक्शनलिटी, डायरेक्शनलिटी। दिशात्मक होते हैं, क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनलिटी होता है। डायरेक्शनल होते हैं, क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं, क्या होते हैं? डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, दिशात्मक भी बोल सकते हैं, डायरेक्शनलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिशात्मक होते हैं मतलब एक बार ऐसे चल दिया तो उससे भी वैसे ही वैसे निकलते जाएंगे। क्या होंगे? इनके भी बाल बच्चे जो होंगे वो कैसे होंगे? वैसे ही वैसे चलते जाएंगे। लीके लीके तीन चले, आप लोग आगे के जानते होंगे। कायर, और बिना लिख के कौन चले? शायर सी सपूत। चलो, तो ये क्या होते हैं? दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ठीक। यह ठोस कठोर और भंगुर होता है। भंगुर मतलब ब्रिटल। यह ठोस जो होता है कठोर होता है और भंगुर होता है। अपवाद में क्या है बोले ना, अपवाद आगे में बताएंगे कि कठोर तो होता है पर अपवाद भी है। किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या होता है? थोड़ा मुलायम होता है और थोड़ा स्लिपरी होता है, चिकना होता है। क्या होता है? मुलायम होता है और थोड़ा चिकना होता है। क्यों? क्योंकि वीक वांडरवाल फोर्स द्वारा बंधे होते हैं। किसके बीच में? अभी दो लेयर के बीच में, 2D लेयर के बीच में दिखाएंगे, आगे में दिखाएंगे कैसे बंधे होते हैं और क्यों कमजोर रहता है। कहाँ पे वीक वांडरवाल फोर्स लगता है कि दो लेयरों के बीच में, जो उसमें दिखाएंगे नेक्स्ट फिगर में, कि दो लेयरों के बीच में क्या होता है। 2D में दिखाएंगे कि आपको दो लेयरों के बीच में क्या लगता है? वीक वांडरवाल फोर्स लगता है, जिसके कारण उसका वो मुलायम और सिफली का वो चिकना होने और मुलायम होने का वही कारण होता है। उसी के कारण क्या होता है? ग्रेफाइट अपवाद में चले आता है। किस चीज के अपवाद में? कि कठोर नहीं बन पाता है, इसी चीज का अपवाद में चला आता है। कौन? ग्रेफाइट। कौन? ग्रेफाइट। क्लियर है? ग्रेफाइट इसके अपवाद में चले जाते हैं। किसके? कठोर नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं और थोड़ा स्लिपरी होता है, चिकना होता है। जैसे ग्रेफाइट हम कहाँ देखेंगे सर? दिखाइए। तो पेंसिल मेरे पास नहीं है, पेंसिल अपने के बैग में जाओ, ढूंढ के निकालो और उसमें देखो क्या होगा। ग्रेफाइट थोड़ा चिकना होता है और थोड़ा मुलायम होता है, टफ नहीं होता है। जैसे डायमंड क्या है? हाँ, सुने हो ना? कोहिनूर सुना है ना? बैंग में मूवी देखो कि नहीं देखो? बैंग बैंग मारता है तो असली कोहिनूर जो रहेगा वो क्या होगा? असली जो कोहिनूर होगा वो क्या होगा? जल्दी टूटता नहीं है, बोलता है ना कि मारोगे तो हथौड़ी टूट जाएगा पर कोहिनूर नहीं टूटेगा। क्लियर है? तो वो क्या होता है? बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। हीरा का अंगूठी में देख लेना, जाना तो घर पे तुम्हारे रखा होगा हीरा का अंगूठी, मम्मी के पास में होगा, चुरा के रखती है मम्मी लोग, जाके देख लेना। ठीक है? वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। मार के तोड़ मत देना, नहीं तो पता चला कि ज्वेलर दे दिया है नकली, मार के तुम तोड़ दिए, फिर तुम्हारा क्लास लग जाएगा और ज्वेलर का तो अलग से क्लास लगेगा ही लगेगा। तो यह कठोर और भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। कौन? नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस। परंतु इनका एक अपवाद है। क्या अपवाद है? ग्रेफाइट एक अपवाद है जिसमें कि दो लेयरों के बीच में, क्योंकि वीक वांडरवाल फोर्स लगता है बिटवीन टू लेयर इन 2D। दो लेयरों के बीच में 2D में देखा जाए तो इनमें क्या लगता है? वीक वांडरवाल फोर्स लगता है, जिसके वही कमजोरी का कारण पड़ जाता है। किसमें? ग्रेफाइट में। किसका हम लोग देख रहे हैं? ग्रेफाइट का देख रहे हैं। यही अपवाद है, यही कठोर नहीं होता है, यही भंगुर होता है। क्या होता है? कठोर नहीं होता है। क्या होता है? कठोर नहीं होता है। ये क्या होता है? भंगुर होता है। यह सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर अपवाद आ गया किसका? ग्रेफाइट का। जैसे आप लोग देखते होंगे ग्रेफाइट को, पेंसिल को क्या कीजिएगा, पीछे से भी थोड़ा छील लीजिए। पेंसिल ले लीजिए, उसके आगे वाला भी निब को थोड़ा छील लीजिए और पीछे वाला को भी निब को थोड़ा छील लीजिए। वो जो नोकिल जिसको आप लोग बोलते हैं, निब को, तो उसको थोड़ा छील लेंगे या शार्पनर से उसको कट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, उसमें बोर्ड में लगा के देखिएगा, पीछे से उंगली नहीं टच करना है, टेस्टर लगा के देखना है। ठीक है? और पुष्टि वाले में लगाइएगा कि आपको टेस्टर भी जले तो आपको क्लियरली विजिबल हो, दिखाई दे। तो आप देखेंगे कि टेस्टर जैसे लगाएंगे वैसे क्या होगा? विजिबल होगा, मतलब करंट फ्लो कर रहा है। ये क्या है? नॉन मेटल है। क्या? ग्रेफाइट क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। परंतु ये अपवाद में आता है। क्या होता है? अपवाद में आता है। ये नॉन मेटल है, अधातु है, परंतु क्या होता है? अपवाद में आता है। इसमें क्या होता है? एक कंडक्टर होता है। किस इसका? विद्युत का। किसका? विद्युत का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है और चिकना होता है। ग्रेफाइट किसका अपवाद में है?
ये सभी कुचालक होते हैं। कौन? डायमंड वायमंड जितना भी इसके एग्जांपल में आते हैं सारे के सारे कुचालक होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। परंतु अपवाद क्या है? ग्रेफाइटवा फिर से आ गया और यही अपवाद है। ये क्या होता है? चालक होता है, चालाक नहीं होता है, चालक होता है। क्या होता है? चालाक नहीं होता है, चालक होता है। ये यार वायर फंस जा रहा है। चालाक नहीं होता है, चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है। यह इसका अपवाद है। ग्रेफाइट किस चीज का? किस चीज का अपवाद है? कोवेलेंट सॉलिड का। किसका? यह अधातु का अपवाद है कि सारे अधातु क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, परंतु ये क्या होता है? चालक होता है। कौन सा? ग्रेफाइट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, मतलब गमन के लिए फ्री होते हैं। जैसे देखो, जैसे क्या, अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? कार्बन कार्बन जैसे बॉन्डिंग है ना, एक एक यहाँ एक मिसिंग चल रहा है, कहीं भागा हुआ है, ठीक है, या दो एक इधर में होगा। तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। दिख रहा है? विजिबल है? क्या है? विजिबल है इलेक्ट्रॉन, हाँ विजिबल है। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। क्या? या ये सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन? ये सारे के सारे विद्युत के कुचालक होते हैं, जितना भी इसके एग्जांपल में आएंगे। किसके? कोवेलेंट और नेटवर्क ठोस के। परंतु परंतु जो ग्रेफाइट होता है यह सुचालक होता है, या चालक बोल सकते हैं। ये क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है चालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है स्वतंत्र रूप में होते हैं, इसीलिए क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। देख रहे हैं ना, भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, भाग रहा है, रेस लगाए हुए। क्या किया है? रेस लगाए हुए है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? भाग रहा है। यह क्या है? इसी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्रीली होता है। किस चीज के लिए? गमन के लिए। इसीलिए क्या होता है कि यह क्या होता है? चालक होता है। क्या होता है? कंडक्टर होता है। किस चीज का? इलेक्ट्रिक का, विद्युत का। किसका? विद्युत का या इलेक्ट्रिक का। जैसे एग्जांपल में हम लोग इसका क्या ले लिए? SiO2 ले लिए, क्वार्ट्ज ले लिए, हीरा ले लिए, ग्रेफाइट ले लिए, इत्यादि इत्यादि। ये सारे किसके एग्जांपल में आ गए? कोवेलेंट और नेटवर्क सोर्स के। जैसे कि हम पहले बताए थे, थोड़ा सा और इसको डीपली थोड़ा समझेंगे। इसके ग्रेफाइट और डायमंड का दोनों दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा देखते हैं, कैसे एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया है। एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर थोड़ा देखते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे दिया है, कैसे बना है, कौन 2D है, कौन 3D है, कैसे बना हुआ है, कैसे कहाँ लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना पिकोमीटर लग रहा है, डिस्टेंस कितना पिकोमीटर का है, क्या है, सारा चीज़ देखते हैं। ठीक है, यह चीज क्लियर हुआ कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गमन के लिए, मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं। किसका? ग्रेफाइट का। ठोस अवस्था में भी फ्री होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि पेंसिल में जो आपका जो ग्रेफाइट लगा हुआ ब्लैक वाला जो है वही ग्रेफाइट है, तो वो क्या है? वो गमन के लिए मुक्त है। क्या? इलेक्ट्रॉन कि तो उससे क्या होगा? करंट फ्लो होगा। जैसे टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? करंट का फ्लो होगा, करंट मार देगा। लगा के पीछे से हैंड से टच करोगे, करंट मार देगा। घर पे ऐसा एक्सपेरिमेंट भाई मत किया करना कि मतलब घर वाले परेशान हो जाएंगे, क्या एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि घर वाला बच्चों को लाइन मारता है। इसीलिए हम बता रहे हैं, सावधान होने के लिए बता रहे हैं, अलर्ट करने के लिए बता रहे हैं। मेरा पर्पस बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको घर में करंट मार दे। आपको चेक करना है तो चेक कीजिए, टेस्टर से चेक कर सकते हैं, हैंड से चेक नहीं करने का रिस्क नहीं लेना है। और जिनको लेना होगा उनको रोक भी कोई नहीं सकता है, क्योंकि कोई होते हैं कि जोखिम दम लेने के लिए कि भाई एक माउंटेन ड्यू पी लिए, डर के आगे जीत है, उसके बाद लगा दिए। तो क्लियर है? ग्रेफाइट ग्रेफाइट में क्लियर है क्यों ऐसा होता है, कंडक्टर कैसे बन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्यों चालक कैसे बन जा रहे हैं ग्रेफाइट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री अवस्था में होते हैं, गमन की अवस्था में होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसलिए गमन कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है? चालक हो जाता है ग्रेफाइट। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या देख लिए? किसके एग्जाम्पल में? किसके एग्जाम्पल में देख लिए हम लोग? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के एग्जाम्पल में क्या क्या देख लिए? क्वार्ट्ज देख लिए, हीरा देख लिए, ग्रेफाइट देख लिए। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग किस पे? हम लोग डायग्राम देखते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का फिगर है, फोटो खींचे हैं, अपने फोन से फोटो खींच के इसको डाले हैं। गूगल पे नहीं मिल रहा था, अपने फोन से फोटो खींच के डाले। देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम आप देखेंगे, बुक अगर नहीं है तो हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, सेम वही है, उसी को फोटो खींच के डाला हुआ है। ठीक है, इसमें ये देख रहे होंगे कि इसमें जो बॉन्डिंग है एक कार्बन से दूसरे कार्बन, एक कार्बन से दूसरे कार्बन, ऐसे है। 3D में है। कैसे है? नेटवर्क जस्ट जितना नहीं देख रहे हैं, इसमें क्या है? लेयर है, एक लेयर से बीच लेयर, बीच में क्या लग रहा है? वीक वांडर वाल फोर्स लग रहा है। बीच में क्या लग रहा है? एक लेयर से दूसरे लेयर में क्या लग रहा है? वीक वांडर वाल फोर्स लग रहा है। एक किस का स्ट्रक्चर है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ये किसका एग्जाम्पल स्ट्रक्चर है? हीरा का स्ट्रक्चर है। डायमंड है और एक ग्रेफाइट है।
यह ग्रेफाइट है और यह हीरा है। हीरा का स्ट्रक्चर ऐसे होता है अगर देखा जाए तो, और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे एक दूसरे से सजे होते हैं, लेयर बाई लेयर होते हैं। इसमें क्या होता है, लेयरिंग होता है, दो लेयरों के बीच में क्या लगता है, वीक वाल फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, मुलायम हो जाते हैं। कौन, ग्रेफाइट। और क्या होता है, स्लिपरी हो जाता है, थोड़ा चिकना हो जाता है, चिकना चिकना हो जाता है। कैसा हो जाता है, चिकना चिकना थोड़ा हो जाता है, चिकनी। ठीक है, अब देखो, देखो ऐसे, ऐसे देखो, इसमें जो बॉन्डिंग है, जो देख रहे हो ना, दम जाल की तरह बना हुआ है, मतलब और लंबा लंबा है, इतना ही पर छोटा करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको हम छोटा करके दिखा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, पूरा बहुत लंबा लंबा बन है। क्या है, बॉन्डिंग बहुत लॉन्ग लॉन्ग है। क्या है, बहुत लंबा लंबा है, मतलब एक से एक, एक से एक से एक जाल की तरह बना हुआ है। क्या किया है, जाल की तरह बना हुआ है। कौन, नेटवर्क ठोस में जितने भी इसमें आते हैं एग्जांपल में, जैसे ग्रेफाइट हो गए, डायमंड हो गए, क्या होता है, जाल की तरह बने होते हैं, एक से एक, एक से एक, एक से एक। जैसे छुछुंदर को देखो, छुछुंदर को, जैसे वो क्या करती है, एक के पूछ के आगे, घर में देखते हो कभी, मतलब बचपन में देखोगे तो देखोगे, हम तो देखे हैं इसलिए बता रहे हैं। छुछुंदर को देखते हो या भेड़ को देख लो, या छुछुंदर को ही एग्जाम्पल देखते हैं, भेड़ तो एक चल दिया कुआं में तो सारा के सारा कुआं में गिरते हैं, वही वाला हाल है। अब आते हैं हम लोग, अब देखते हैं छुछुंदर को देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या करते हैं, मोल को, अब वो वाला केमिस्ट्री वाला मोल नहीं समझना है, वो छुछुंदर वाला मोल समझना है, क्लियर है। तो अब एक के पीछे एक क्या करेगी, वो पीछे में क्या करेगी, पूछ पकड़ के चलती है। क्या करती है, पूछ पकड़ के चलती है, चू 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 करते हुए निकलेगी, एक निकलेगी तो उसके पीछे में पूछ पकड़ के सब उसका अंडा बच्चा बाल बच्चा सारे जितने भी होते हैं फैमिली मेंबर जो होते हैं, एक के पीछे में एक चलते रहते हैं। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। इसमें जो नेटवर्क, इसमें आपको 3D में दिखाने के लिए आपको दिखा रहा है कि इसमें जो होता है, उसमें जो होता है बॉन्डिंग जो होता है, नेटवर्क की तरह बना रहता है, जाल की तरह बना रहता है। कैसा है, दम जाल की तरह, एक इससे है तो एक इससे है, एक इससे, इससे इससे इससे, इससे ऐसे करके गया रहता है। यह नेटवर्क की तरह बने होते हैं। कौन, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक बंध। क्लियर है, अब आते हैं डायमंड और ग्रेफाइट का भी एग्जांपल देख लिए, एनसीईआरटी में यही फिगर दिया हुआ है डायमंड और ग्रेफाइट का, इसलिए आपको दिखा भी दिए हैं कैसे कैसे होता है। एक बॉन्ड से दूसरा बॉन्डिंग कितना कितना दूरी होता है, कितना 154 होता है, इसमें लेयरिंग कितना दूरी पर होता है, 340 पिकोमीटर पर होता है। ये सारा चीज क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थर्ड वाला कौन सा है, फोर्थ वाला कौन सा है, संयोजनों का है, और थर्ड वाला का, थर्ड वाला का धात्विक ठोस का। ये चीज क्लियर हुआ, कौन कैसे है, कैसे बंधे हुए हैं, कैसे बॉन्डिंग है, कैसे क्या है, कौन कैसे ठोस होते हैं, किसका एग्जाम्पल में कौन कौन सा है, सारा चीज क्लियर है। किसके एग्जाम्पल में कौन कौन सा है, कौन कैसे बंधा हुआ है, सारा चीज आई होप कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण में 4 भागों में बांटा गया था, कौन कैसा है, आणविक कैसा है, आयनिक कैसा है, धात्विक कैसा है, नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस कैसा है। इस सबके एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे कि कौन वाले के कैसा कैसा एग्जाम्पल है, और कौन कैसा है, किसमें कैसा प्रॉपर्टी होता है, किसमें कैसा गुण होता है। आई होप सारा चीज़ क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ेंगे, इसमें क्रिस्टलीय का चारों क्लासिफिकेशन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों के चारों क्लासिफिकेशन आई होप क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बहुत इजी फॉर्म में समझाया है कि कौन सा ठोस, और बहुत ज़्यादा डीपली भी समझाया है कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस, कौन सा आणविक वाला कैसा होता है, आणविक में भी तीनों वो कैसे होते हैं, आयनिक कैसे होते हैं, धात्विक कैसे होते हैं, धात्विक में धातु होता है, आणविक में आयन होते हैं, इसमें सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस में इसमें अधात्विक होते हैं, इसे बहुत ज़्यादा कठोर होता है। यही सारा चीज़ क्लियर, आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि कौन वाला कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे बॉन्डिंग होता है, कैसे बंधे होते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डीएम साहब क्या होते हैं, सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर हुआ।